नमस्कारम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं मार्तंड कुमार आप सभी का संस्कृत मार्तंड इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूँ। आप हमारे बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों की लगातार ये मांग रही है कि सर संस्कृत का शिक्षण कहीं नहीं मिल रहा है। तो आज 26 तारीख है, अभी 4 दिन का समय शेष है और इस 4 दिन में ही हम आपको इतना तैयार कर देंगे। हमारे सारे वीडियो, जितने भी वीडियो हम डालेंगे, करीब 7 से 8 वीडियो होगा। 7-8 वीडियो संस्कृत मार्तंड चैनल पे जा कर के आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा और 25, 26 नंबर, 27 नंबर कन्फर्म हो जाएगा आपका। जो तरीके, जो विधियाँ और जिस तरह की बातें हम आप लोगों से करेंगे उसको आप पूरा बेटा फॉलो कर लीजिएगा। चीज़ें बिल्कुल सरल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। समझने की बात यह है कि जब हिंदी के माध्यम से इसे आप समझे रहेंगे तो संस्कृत में ये भी बातें जब भी आपके सामने आएंगी तो उस बात को समझ लेंगे कि वास्तव में यहाँ पर क्या कहा गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ में बने रहिएगा हमारे साथ। 7-8 वीडियो पढ़ाऊँगा, हर वीडियो को पूरा देखना, बीच में नहीं छोड़ना। आगे चल के मैं प्रैक्टिस सेट भी कुछ कराऊंगा अगले वीडियोज़ में अपने, तो सारे वीडियो देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और आपके जितने भी इष्ट मित्र हैं सबके पास एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। बाकी तैयार आपको करा दूंगा, अभी 4 दिन का समय है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अन्य विषय आप पढ़ते रहिए, जैसे ही हमारा वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता है, तुरंत उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का होगा, जिसमें आपको ऊब भी ना लगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और लास्ट में 3-4 वीडियो में मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी और क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाते चलिएगा, ज्ञान की गंगा बहाते चलिएगा। धन्यवाद। आज जो टॉपिक हम बेटा शुरू कर रहे हैं वो क्या है? गद्य शिक्षण विधि। और सारी की सारी शिक्षण विधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितना भी शिक्षण है वो पूरा शिक्षण मैं पढ़ा दूंगा। हमारे सारे वीडियोस देखिएगा और पूरा देखिएगा। गद्य शिक्षण विधियां, गद्य शिक्षण की यानी गद्य, संस्कृत में जो गद्य पढ़ाया जाता है उस गद्य को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं और किस विधि के अंतर्गत किस बात का उल्लेख किया जाता है, इन सब सारी बातों की जानकारी, इसका एक मौलिक चिंतन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिनके माध्यम से आप बात को अच्छे से अच्छे तरीके से जान जाएंगे। जान लीजिएगा। और जितना ज़्यादा इसे, जितना तेज़ी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराते चलेंगे उतना तेज़ी से हमारा वीडियो बढ़ता जाएगा, बराबर मिलेगा, घबराना नहीं। चलिए, सबसे पहली विधि है जो, इसका नाम है बेटा उद्बोधन विधि। गद्य शिक्षण की जो पहली विधि है, ये विधि क्या है? उद्बोधन विधि। पहली बात ये जान लीजिए कि उद्बोधन का मतलब क्या है। उद्बोधन का मतलब क्या है? जैसे प्रश्न प्रतिप्रश्न, हमने आपसे प्रश्न किया और आपने उद्बोधित किया, उसको बोलकर बताया। हमने आपसे दूसरा प्रश्न किया, आपने दूसरे प्रश्न का जवाब दिया। यही है उद्बोधन विधि। इस विधि में क्या होता है बहुत संक्षेप रूप में जान लीजिए और वही सही होगा। उद्बोधन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने के लिए उसे प्रश्न पूछता है। क्या करता है? प्रश्न पूछता है। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमें पढ़ाना है बच्चों को मयूरः। मयूरः किम करोति? मयूरः नृत्यति। मयूरः नृत्यति। अब मयूर के बारे में हमें पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे कि मयूर का चित्र दिखाएंगे। क्या करेंगे? मयूर का मतलब मोर का चित्र दिखाएंगे और मोर का चित्र दिखाकर उससे पूछेंगे कि ये किसका चित्र है, तो बच्चा बताएगा मोर का चित्र है। तो मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूरः। तो यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे? तो बच्चे बोलेंगे मयूरः। बात समझ में आया? तो बच्चों के द्वारा जो बोला गया चित्र मयूर का देख करके, यानी मोर का चित्र देख करके जब बच्चे ने पूरे स्वर में बोला, हमने पूछा ये साह का,
बच्चों ने जवाब दिया एषः मयूरः। तो हम पूछेंगे मयूरः किम करोति, बच्चे बताएंगे मयूरः नृत्यति। बात समझ में आया? तो ये कौन विधि हो गई? उद्बोधन विधि। ये बात समझ में आई? चलिए दूसरी विधि जो है आपकी ये कौन सी है? अनुवाद विधि। अब दूसरी विधि बेटा आपकी अनुवाद विधि है, और अनुवाद विधि में क्या होता है इस बात को जानते रहिएगा, ठीक है ना। तो अनुवाद विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है और सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। अनुवाद विधि में होता क्या है कि जैसे कोई भी श्लोक है, मान लीजिए जैसे यहीं पर लिखा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मान लीजिए यही पद्य लिखा है या गद्य लिखा है, कुछ भी, इसको गद्य ही मान के पढ़ लेते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है त्वमेव, क्या लिखा है? त्वमेव। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है त्वम और दूसरा पद लिखना है एव। त्वम का मतलब हो गया तुम और एव माने हो गया ही। तो त्वम का मतलब तुम हुआ और एव माने ही हुआ, तो इसका मतलब हुआ तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। यानी जो कठिन शब्द है उस एक एक शब्द को शिक्षक लिखता जाता है और लिखने के बाद उसका अनुवाद करता जाता है, उसका अर्थ लिखता जाता है। इस तरह से बच्चों के पढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? अनुवाद विधि। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए दो विधियां हो गई। अब जो तीसरी विधि है गद्य शिक्षण की, वो कौन सी विधि है बेटा? तो वो विधि है आपकी तुलना विधि। कौन सी विधि है बेटा? तुलना विधि। अब ये तुलना विधि में क्या होता है इस बात को समझिएगा। तुलना विधि में शब्दों की तुलना करके पढ़ाना। क्या करना? तो तुलना विधि में आप ये जान लीजिए कि शब्दों की तुलना करके पढ़ाना। क्या करके पढ़ाना? तुलना करके पढ़ाना। अब यहाँ पर शब्दों की तुलना करके पढ़ाने पर बल दिया जाता है। शब्दों की तुलना करके पढ़ाने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हुआ अंक। अंक यही एक शब्द है, तो अंक का मतलब क्या होता है? गोद होता है। अंक का मतलब संख्या भी होता है, अंक का मतलब गिनती भी होता है। तो यानी किसी विलोम शब्द से मिल करके जोड़ करके बताना, किसी पर्यायवाची शब्द से जोड़ करके बताना, या किसी समानार्थी शब्द से बताना, या अनेकार्थी शब्द के माध्यम से बताना। तो इस तरह से एक शब्द का अन्य चीजों से जोड़कर तुलना करके पढ़ाने की विधि को ही क्या किसके अंतर्गत रखा जाता है? तुलना विधि के अंतर। कौन विधि हो जाएगी? तुलना विधि। तो ये रही आपकी गद्य शिक्षण की तीसरी विधि। सामान्य समझ विकसित करते चलिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किसमें क्या बात कही गई। अब जो चौथे नंबर की विधि है बेटा, ये कौन सी विधि है? कोश विधि। कोश का मतलब जानते हैं? कोश का मतलब जान लीजिए संग्रह। कोश का मतलब जान लीजिए संग्रह। अब कोश में भी सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत में एक है अमर कोश। क्या है? अमर कोश। ये किसके लिए द्वारा लिखा गया है? तो एक रचनाकार है अमरुक। कौन है? अमरुक। अमरुक के द्वारा लिखा गया है अमर कोश। जैसे आजकल आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसकी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है या नाना प्रकार की डिक्शनरी आती है। तो जैसे कोई कठिन शब्द आ जाता है तो बच्चों को कोश के माध्यम से पढ़ाना, यानी बच्चों को अच्छे अच्छे शब्दों को तैयार करने के लिए कहना, अच्छे अच्छे शब्द लिखवाना, अच्छे अच्छे शब्दों को उन्हें कोश के माध्यम से पढ़ाने का जो तरीका होता है उसी को क्या कहा जाता है? कोश विधि। और कोश में भी संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण कोश ग्रंथ जो है वो कौन सा है? अमर कोश है। और अमर कोश की रचना किया था किसने? तो महाकवि अमरुक जी ने इसकी रचना किया था। स्पष्ट हुआ? चलिए अब इसके बाद आती है आपकी अगली विधि व्युत्पत्ति विधि। तो व्युत्पत्ति का सामान्य अर्थ होता है उत्पत्ति। अब उत्पत्ति का मतलब क्या है? शब्दों की उत्पत्ति करते हुए बताना, यानी शब्द कैसे बना है। जैसे मान लीजिए एक शब्द आ गया आपके सामने पठति। अब पठत ये शब्द है तो आप ये जान लीजिए कि इसमें पट धातु है और पट धातु में तिप प्रत्यय लगा है।
तो पठति शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कैसे हुई? पठ धातु से तिप प्रत्यय लगाने से इसका निर्माण हुआ। तो पठ धन तिप से पठति बना है। इसी तरीके को यानी शब्द की उत्पत्ति बता देना, शब्द में प्रकृति और प्रत्यय का निर्देश कर देना, शब्द के मूल स्वरूप का वर्णन कर देना ही क्या होता है? व्युत्पत्ति विधि होता है। यानी शब्द की व्युत्पत्ति से जोड़ करके बताना, ये हो जाता है आपका व्युत्पत्ति या उत्पत्ति विधि। अब देखिए गद्य शिक्षण की जो अगली विधि आती है, ये कौन सी विधि है? तो इस विधि का नाम है बेटा प्रसंग विधि। अब ये प्रसंग विधि क्या है? तो आप जानते हैं कि संस्कृत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं या जितने भी कहानियां हैं, हितोपदेश होवे कि पंचतंत्र होवे, जो छोटी क्लासेज में पढ़ाई जाती है, छोटी क्लासेज में कहाँ से कहानियां पढ़ाई जाती हैं, तो आप ये जान लीजिए कि उसमें मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है हितोपदेश की कहानियां, और उसके बाद कहाँ की कहानियां पढ़ाई जाती हैं? पंचतंत्र की कहानियां। ये दो ग्रंथ बहुत ही लोकप्रिय हैं छोटी कक्षाओं के लिए, हितोपदेश की कहानियां और पंचतंत्र की कहानियां। तब इन कहानियों को पढ़ाने के लिए किसी न किसी प्रसंग की आवश्यकता होती है। प्रसंग का मतलब जानते हैं? जैसे हमें पढ़ाना है कछुआ और खरगोश की कहानी, तो वहाँ पर हम कई तरह के प्रसंगों को जोड़ करके पढ़ाते हैं। या किसी भी बच्चे को हमें शिक्षा देना है कि हमें निरंतर कार्य करते रहना है। अगर हम निरंतर कार्य करते रहेंगे तो कार्य थोड़ा धीमा भी होगा और निरंतर होगा तो विजय अवश्य मिलेगी। यही बात आपकी पढ़ाई में भी होता है कि भले चाहे 4 घंटे ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, 3 घंटे ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। ऐसा नहीं है कि जब परीक्षा आ गई तो 10 दिन 10-10 घंटे पढ़ लिया और जो परीक्षा खत्म हो गई तो फिर यह हुआ कि अब पढ़ लेंगे तब पढ़ लेंगे। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो आलस से जहां पर आ जाता है, खरगोश तेज तो बहुत दौड़ता था लेकिन उसे आलस से आ गया, वो रुक गया, बाद में हार गया। और कछुआ बहुत धीरे चलता था लेकिन निरंतर चलता गया और अंत में जीत गया। तो यही क्या कहा जाता है? प्रसंग विधि। यानी प्रसंगों के माध्यम से जोड़ करके पढ़ाना ही क्या होता है? प्रसंग विधि। और सबसे ज्यादा कहानियां किसकी यहां पर आती हैं? तो हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियां आती हैं, ये बात जानते रहिएगा। जो अगली विधि है ये टीका विधि है। टीका का मतलब होता है भाष्य और इसी का मतलब होता है बेटा व्याख्या। टीका का मतलब क्या होता है? व्याख्या। यानी जो भी कठिन प्रयोग होता है, कठिन चीजें होती हैं, उसको अलग अलग व्याख्यायित कर देना, खंडों में बांट करके उसको स्पष्ट रूप से व्याख्या कर देना ही टीका विधि है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भगवद गीता पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं, मेघदूतम पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं, नाट्य शास्त्र पर बहुत टीकाएं लिखी गई हैं, काव्य शास्त्र पर बहुत और काव्य प्रकाश पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। तो टीका लिखने का मतलब होता है व्याख्या। कोई भी ग्रंथ है उसकी मूल बातों को लेकर के उसकी मूल बातों में और कुछ बातें जोड़ करके बता देना, यानी मूल विषयों से कुछ अन्य चीजों को जोड़कर और सरल कर देना और सहज कर देना ही क्या है? टीका विधि है। और जो सबसे अंतिम विधि है ये विधि आपकी आ जाती है प्रयोग विधि। सबसे अंतिम विधि कौन आ जाती है बेटा? प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि क्या है इस बात को अच्छे से जान लीजिए और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है आपके लिए। प्रयोग विधि में क्या होता है कि शब्दों का प्रयोग करके बताया जाता है। क्या करते हैं इसमें? तो ये जान लीजिए कि शब्दों का, ध्यान से समझिएगा, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके बताना। क्या होता है? शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके बताना, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए माता हमें पढ़ाना है, माता एक शब्द है, तो वहां पर हम लिखेंगे कि माता कुमाता न भवति, माता कुमाता न भवति, यानी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माता सदैव अपने बच्चों का लालन पालन करती ही करती है, उसके हित के लिए हमेशा चिंतित रहती है। तो शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके बताना ही क्या है? प्रयोग विधि है। व्याख्या के माध्यम से बता देना टीका विधि है। किसी प्रसंग से जोड़ करके बताना प्रसंग विधि है। शब्द की
मतलब उत्पत्ति बता देना, धातु और प्रत्यय इत्यादि को अलग अलग निर्देशित करके पढ़ा देना ही क्या है, व्युत्पत्ति विधि है। डिक्शनरी के माध्यम से या जो है शब्दकोश के माध्यम से पढ़ा देना कोश विधि है। अन्य शब्दों से पर्यायवाची, विलोम इत्यादि शब्दों से तुलना करके शब्द को पढ़ा देना ही तुलना विधि है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक एक शब्द को यानी एक एक गद्य के शब्द को अनुवाद करते हुए पढ़ाते जाना। जैसे एकह माने एक, काकह माने कौआ, पिपासा अर्दितः आसीत प्यासा था। इस तरह से एक एक शब्द को श्यामपट्ट पे शिक्षक के द्वारा लिखते जाना और उसका अर्थ लिखते जाना ही क्या है, अनुवाद विधि है। और सबसे पहली कौन सी बताया था हमने, उद्बोधन विधि, यानी शिक्षक के द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछ लिया जाता है और छात्रों को चित्र इत्यादि दिखा करके मूल बात पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, अब ये क्या है, तो ये मान लीजिए मयूर है या इसको मान लीजिए चूहा है। अब ये चूहा का चित्र बना दिया हमने। अब बच्चों से पूछा ऐसा कहा, यह क्या है, तो बच्चों ने बताया ऐसा मूस कहा, इका है, मूस है, चूहा है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस विधि को बच्चों ने वहां पर जब ये बोला कि ऐसा मूस कहा अस्ति, तो उन्होंने क्या किया, उद्बोधन किया और इसी विधि का नाम है उद्बोधन विधि। तो ये पूरी की पूरी गद्य शिक्षण की विधि यहीं पर पूर्ण हो जाती है। इससे संबंधित प्रश्न अगले वीडियोज में कराऊंगा, अंत में प्रश्न कराऊंगा। पहले सारी विधियां इसी तरह पढ़ लीजिए, आनंद बहुत आएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।